हेलो दोस्तों, आज के क्लास 10 की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर 9 में हम एम्फीसीमा के हवाले से बात करेंगे कि ये एम्फीसीमा क्या होता है, एम्फीसीमा को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, एम्फीसीमा के काजेस क्या है, कौन कौन से काजेस है इसके इसके सिम्टम्स अलामात कौन कौन से हैं, और इसका ट्रीटमेंट यानी इलाज हम किस तरह करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एम्फीसीमा के डिफिनीशन की बात करें कि इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। सो इट इज़ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच द एयर सैक और एल्यूलाई बिकम enlarged and lack flexibility due to damage or breakdown of the alveoli wall। ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें एयर से, जिसको हम एल्यूलाई कहते हैं, इस एल्यूलाई का जो शेप है, इसका साइज़ है, ये इनलार्ज हो जाता है। और इस इनलार्ज होने की वजह से इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें जो लचक है, वो क्या हो जाता है, लेक हो जाता है। क्योंकि इसके जो एल्यूलाई के जो वाल्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं और इसकी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। जब भी एल्यूलाई के वाल ये ब्रेक डाउन इसका हो जाता है या ये डैमेज हो जाता है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को लॉस करेगा और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा इस एल्यूलाई का। तो इस किस्म के क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे, एम्फीसीमा कहेंगे। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दीज आर द नॉर्मल एल्यूलाई। ये हमारे पास नॉर्मल एल्यूलाई है जो इसका शेप, साइज सब कुछ ठीक है और ये अच्छे तरीके से काम भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एल्यूलाई है इसको एम्फीसीमा हुआ है, इसका जो साइज़ है ये इनलार्ज हुआ है और इसके साथ साथ इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी को भी लॉस किया है। इसमें जो लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी इन्होंने लॉस किया हुआ है। इसके अलावा जब भी कोई भी एल्यूलाई फ्लेक्सिबिलिटी को लॉस करेगा तो ये जो एल्यूलाई है ये फिर अच्छे तरीके से क्या नहीं कर सकेगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकेगा। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। जब भी हमारे पास कोई भी एल्यूलाई का साइज जब लार्ज हो जाता है अपने नॉर्मल साइज से और ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी लॉस करे, गैसेस एक्सचेंज को भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, तो इस किस्म के क्रॉनिक और इरिवर्सिबल परमानेंट डिजीज़ को हम फिर एम्फीसीमा कहेंगे। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम इसके काजिज़ की बात करें कि ये इसके काजिज़ कौन कौन से हैं, ये किस वजह से लग सकता है, तो इसका जो सबसे मेन काज है दिस इज़ द सिगरेट स्मोकिंग। ये जो सिगरेट स्मोकिंग है, इस सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये क्या हो सकता है, ये एम्फीसीमा काज हो सकता है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर इम्पोर्टेंट काज है, सो दिस इज़ द एयर पोल्यूशन। इस एयर पोल्यूशन की वजह से ये जो एम्फीसीमा है ये काज हो सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, अलामात कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आता है फ्रीक्वेंट कॉफिंग। ये जो कॉफिंग है इस मरीज़ को, इस पेशेंट को फ्रीक्वेंट खांसी हो जाती है, इसको काफिंग हो जाती है। सेकंड नंबर पे लंग्स का जो कैपेसिटी है गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो वो भी रिड्यूस हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। थर्ड नंबर पे ब्रीथलेसनेस एंड कांस्टेंट फटीग। जिस इंसान को एम्फीसीमा हो जाती है तो इसको सांस लेने में दुश्वारी होगी, ये अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाएगा, ब्रीथलेसनेस इसको होगी और इसको कांस्टेंट फटीग होगी। इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। फोर नंबर जो इसका सिम्टम्स है, एम्फीसीमा की वजह से हार्ट भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। 5 नंबर पे इंसान का जो वेट है वो भी लॉस हो जाएगा। अगर हम इसके इलाज की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो ये आप लोगों ने याद रखना होगा कि ये जो एम्फीसीमा है ये एक परमानेंट बीमारी है, ये इरिवर्सिबल एक डिसऑर्डर है, क्योंकि ये एक क्रॉनिक एम्फीसीमा होता है, ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल होता है और ये परमानेंट होता है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर इंसान अर्ली स्टेज पे स्मोकिंग को छोड़ दे तो इंसान को ज़्यादा डैमेजिंग से के चांसेस
یعنی زیادہ ڈیمیجنگ سے وہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا لیکچر نمبر 9۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 10 میں ہم نمونیا کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔